दिल्ली के रामलीला मैदान में 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने कल हल्ला बोला और मांग एक ही थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो, न्यू पेंशन स्कीम मंजूर नहीं। अब सवाल यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या यह शक्ति परीक्षण केंद्र सरकार को विवश करेगा कि वो इन कर्मचारियों की मांग पर गंभीरता से विचार करे? क्या सरकार एनपीएस की जगह ओपीएस को लागू करेगी या एनपीएस में ही कुछ बड़े बदलाव करेगी? यह भविष्य के गर्त में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे ओपीएस वर्सेस एनपीएस को लेकर, और इस पे बात करने के लिए देवभूमि डायलॉग के स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वीपी सिंह रावत जी। बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के स्टूडियो में आने के लिए। और आप लोगों ने भी टाइमिंग सही पकड़ी है, लग रहा कि आप लोग जानते हैं कि करो या मरो की स्थिति में आपका काम बन सकता है। कितने कॉन्फिडेंट हैं कल की भीड़ को देखकर, कल के शक्ति परीक्षण को देखकर आप रावत जी? क्या आपको लगता है कि आपका मैसेज जो है वो केंद्र सरकार तक बिल्कुल स्पष्ट तौर पे पहुंच गया है कि हमारी सिर्फ एक ही मांग है, ओपीएस लागू करो? बहुत बहुत आभार आपका। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के तमाम कार्मिक साथियों का जो इस पुरानी पेंशन बहाली मांग को लेके एक जन आंदोलन का रूप जो हमारे कार्मिक साथियों ने बना दिया है। मुझे अत्यंत हर्ष और गौरव के साथ अवगत कराना पड़ रहा है आपके चैनल के माध्यम से कि पुरानी पेंशन बहाली का ये स्वर्णिम समय है और आज हर कर्मचारी अपने विभाग से, अपने गांव से, अपने घर से निकल के सड़कों पे आ रहा है। और आपने देखा होगा कि लगातार दिल्ली की तरफ सभी कर्मचारी एकजुट होकर पुरानी पेंशन बहाली की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ये एक बड़ी चुनौती भी है और बड़ा सवाल भी है और बड़ी मांग भी है कि हम 2024 से पहले इस मिशन को सफल बनाना चाहते हैं, इस चक्रव्यूह को भेदना चाहते हैं। लेकिन ये चक्रव्यूह बड़ा कठिन है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह चुकी हैं कि ओपीएस को दोबारा लागू करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में कल की शक्ति परीक्षण को देख के आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आपके दबाव में केंद्र सरकार आएगी? देखिए, कर्मचारियों का जो जोश है, जो जुनून है और जो ये पुरानी पेंशन के लिए जो ये पागलपन है, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से कर्मचारियों ने हिमाचल में सरकार बदली है और कर्नाटक में सरकार बदली है, तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को इस पे गहन चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। आप कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे तो कर्मचारी 2024 के चुनाव में आर पार के लिए तैयार हैं। ये याचना है या धमकी है? ये धमकी है अब, क्योंकि हम लाखों अन्याय विन्याय कर चुके हैं मोदी जी से। ऐसा नहीं है कि कर्मचारी सीधे आर पार के लिए आ गया है। 2019 से 2020 में, 21 में, कोविड में हमारे कर्मचारियों ने सड़कों पे माँ भारती की सेवा की है। जब हमारे जनप्रतिनिधि, जनता जब बाहर नहीं निकलती थी, हमारे पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, शिक्षक सभी कोविड काल में लगातार जन सेवा में आगे आ रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को उसी समय हमारे देश के लिए, हमारे देश के कार्मिकों के लिए एक तोहफे के रूप में पुरानी पेंशन का तोहफा देना चाहिए था। एक कागज रूपी एक सम्मान की हमें इतनी जरूरत नहीं है जितना हमें बुढ़ापे का सारा पुरानी पेंशन की जरूरत है। लेकिन एक सामान्य सा आदमी कहेगा, मान लीजिए एक ठेली वाला कहेगा, मैं अपने टैक्स की भरपाई से आपका बुढ़ापा क्यों चलाऊं, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है सरकार में। एक सामान्य व्यक्ति जो रोजमर्रा की नौकरी करता है वो भी टैक्स देता है, चाहे जीएसटी के तौर पे देता हो, वो आपकी पेंशन के लिए भरपाई क्यों करे? उसके मन में भी ये सवाल है। जैसे आप लोग खड़े हैं वैसे ही उनके मन में भी सवाल है। उनकी जिज्ञासा को आप कैसे शांत करेंगे? देखिए, जनता हमेशा कर्मचारियों पे ही उंगली उठाती है और ये अतीत से ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन मैं अपनी जनता से, अपनी देश की जनता से ये सवाल भी पूछना चाहता हूं कि कर्मचारी ही तो हमारा देश का गौरव है। जो चाहे वो बैंक के कर्मचारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मचारी हो, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हैं, यहाँ तक कि जो चंद्रयान हमारा सफल हुआ है, चंद्रयान 3, तो उसमें भी तो हमारे देश के ही वैज्ञानिक थे, हमारे देश के ही साइंटिस्ट थे। तो इन्हीं की बदौलत तो आज
देश अपना झंडा बुलंद कर रहा है पूरे दुनिया में। तो मैं समझता हूं कि जो हमारे चाहे ठेली वाले हैं, चाहे ऑटो वाले हैं, चाहे आम जो जनता है, उनको हमारे विधायक और सांसदों के जो भत्ते हैं, जो पेंशन है, उनकी तरफ भी उंगली उठानी चाहिए। अच्छा रावत जी, मुझे एक चीज, अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही। आप ये कह रहे हैं कि हमारे जो सांसद हैं, जो हमारे विधायक हैं, उन पे क्यों नहीं न्यू पेंशन स्कीम लागू की? वो कौन से अलग है? सबसे पहले तो लागू उन पे करनी चाहिए थी एनपीएस स्कीम। वो ओपीएस का आनंद ले रहे हैं और कर्मचारियों को आपने एनपीएस में डाल दिया। तो आपको लगता है कि आपने दो क्लास बना दिए, नेताओं की क्लास अलग, कर्मचारियों की क्लास अलग। अब मान लीजिए नेताओं की क्लास को भी एनपीएस में शामिल कर दिया जाता है, तो आप मान जाएंगे? आपकी छाती को ठंडक पड़ेगी कि साहब चलो अब ये भी हमारी कैटेगरी में आ गए हैं, एनपीएस वाली कैटेगरी में, हमारी मांग खत्म हो गई? देखिए, जब पेंशन का ये जन आंदोलन हर विभाग में, हर कर्मचारी में, और जब हम शुरू में सड़क पे आए इस आंदोलन को लेके, तो जैसे आपने अभी सवाल किया था कि जनता हमेशा ये कहती थी कि हमें बैठे बैठे इतनी बड़ी सैलरी मिलती है, इतनी बड़ी तनख्वाह मिलती है, मासिक वेतन मिलता है। तो सवाल ये है कि एक शिक्षक को उसका मेहनताना मिलता है, एक इंजीनियर को उसका मेहनताना मिलता है। तो ये धीरे धीरे हमारे कर्मचारियों को भी नहीं था पता कि एक विधायक को, एक सांसद जी को, एक माननीय जनप्रतिनिधि जी को कितना मतलब भत्ता मिलता है, कितना वेतन मिलता है, कितना पेंशन मिलता है। तो ये धीरे धीरे जब जनता के बीच आई तो वास्तव में ये दिखाई देने लगा है कि असली लूट तो हमारे माननीय सांसदों ने, माननीय विधायकों ने मचा रखी है। और आप जो कह रहे हैं कि अगर वो एनपीएस में आ जाए, देखिए जो जनप्रतिनिधि है, जो माननीय सांसद है, जो माननीय विधायक हैं, ये हमेशा अपने हिस्से में, पहले संविधान में इनके लिए कोई इस तरह से आर्थिक लाभ नहीं थे। हमेशा इनको एक जन सेवक के रूप में देखा गया था कि आपने जन सेवा के रूप में आपने जनता की सेवा करनी है। लेकिन आलम आज ये है कि आज इस क्षेत्र को एक व्यवसायीकरण हो गया है। और आपने देखा होगा कि हमारे जैसे जनप्रतिनिधि जो माननीय विधायक हैं, अगर वो विधायक रहते, 3 बार विधायक रहते हैं, 4 बार सांसद रहते हैं और ये राज्यसभा सांसद रहते हैं, तो अलग अलग उनकी पेंशन मिलती है। यानी कि जो 5 बार चुना जाएगा तो 5 बार पेंशन लेगा। एक हमारा कर्मचारी जो टैक्स देता है, जो हमेशा हमारे देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, तो उसमें भी उसको पेंशन नहीं मिलता। तो ये हमारे जनप्रतिनिधि को समझना चाहिए। पंजाब सरकार ने इस रिवाज को खत्म किया कि जितनी बार आप बनेंगे आपको नई नई पेंशन मिलेगी। हालांकि मुझे लगता है बाकी राज्यों को भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। आप वित्तीय दबाव का तो बड़ा रोना रोते हैं, लेकिन जब बात आपके विधायकों की, सांसदों की तनख्वाहों की आती है, तब वो वित्तीय दबाव कहां चले जाता है। बट सर रावत साहब, आपको एक बात समझनी होगी, हम थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पे बात करते हैं। 1990 में सेंटर का जो पेंशन का बजट था वो 3,272 करोड़ रुपए था। आज अगर मैं 2021 की बात करूं, ये 1,90,000 करोड़ को पार कर चुका है। राज्य का जो 1990 में पेंशन का बजट था वो 3,021 करोड़ था, आज ये 3,90,000 करोड़ को पार कर चुका है। अब सवाल यह है, कमाई तो है नहीं, आपको पेंशन कहां से देंगे साहब? देखिए, ये कहने में, और जो हमारे केंद्र सरकार के जो अर्थशास्त्री हैं, ये भी हमेशा यही कहते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि जो एनपीएस का पैसा है, ये शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है, ना ये सरकार के हित में है, ना ये कर्मचारी के हित में है। दूसरा, हम ये कहते हैं कि ये मंदी और ये राजकोष का नुकसान, ये राजकोष का जो घाटा है, ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए क्यों? एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कहते हैं कि 1 नेशन 1 पेंशन, 1 इलेक्शन 1 नेशन। तो हम ये कहते हैं कि 1 पेंशन क्यों नहीं कर देते हैं? एक तरफा आर्मी के लिए पुरानी पेंशन और पैरामिलिट्री के लिए एनपीएस। तो इस तरह से दोहरीकरण नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि देश के पास कोई आर्थिक मंदी नहीं है, कोई आर्थिक नुकसान नहीं है। देश के पास बहुत अथाह राजकोष है, और जो हमारा कर्मचारी है, देश का गौरव है, दिन रात माँ भारती की सेवा में लगा रहता है, हमें उसे उसके बुढ़ापे को संरक्षित करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री की भूमिका होनी चाहिए। मैं एक और तस्वीर आपके सामने रखता हूं, और मैं 4 राज्य मुख्यतः आपके सामने लेता हूं, और ज्यादातर राज्यों की फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी है, कोई बहुत अच्छी नहीं है। केरल की जो देनदारियां हैं कुल प्राप्तियों में से,
वो 73.9% है, आंध्र प्रदेश की 72.2% है, पश्चिम बंगाल की 73.7% है और पंजाब की 80% है। यहां मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य था जिसने एनपीएस लागू ही नहीं किया। जी। जब राज्यों की इतनी ज्यादा देनदारियां हैं, आज से जब 12-13 साल बाद मान लीजिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाती है, राज्यों की हालत क्या होगी? ये देंगे कहां से? ये सोचा कभी कि ये देंगे कहां से आप लोगों को पेंशन? देखिए, हमारा कहना ये है कि देखिए, इस पे गहन चिंतन मनन का विषय है। ये कोई हठ धर्मिता का नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। देखिए, एक कर्मचारी को अगर पुराना पेंशन मिलता है तो उसके गांव का विकास होता है, उसके शहर का विकास होता है, उसके राज्य का विकास होता है और यहाँ तक कि ये देश का विकास का मुद्दा है। एक जनप्रतिनिधि, एक माननीय विधायक, माननीय सांसद अगर पुरानी पेंशन का लाभ लेते हैं तो उस पैसा का उठा के वो विदेश में ले जाते हैं। हमारा देश का जो कर्मचारी है वो अपने गांव, गली, मोहल्ले में ही उस पैसे को खर्च करता है। तो इस पे एक गहन चिंतन का विषय है और मैं विशेषकर उत्तराखंड की बात करूंगा। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पे आर्थिक संसाधनों के रूप में, आर्थिक स्थिति के रूप में कर्मचारी ही यहाँ पे आर्थिक मजबूती के रूप में है और ये धामी जी को समझना चाहिए और ये मोदी जी को समझना चाहिए और यहाँ तक कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं और वो पहाड़ की पृष्ठभूमि से आते हैं, पहाड़ की पीड़ा को समझते हैं। हमारा हर दूसरा भाई आर्मी में है, हमारा हर दूसरा भाई शिक्षक है, कर्मचारी है, तो पहाड़ की आर्थिक स्थिति ही कर्मचारियों से चलती है। तो पेंशन का मुद्दा ऐसा नहीं है कि ये देश में नुकसान लेके आएगा, देश का आर्थिक स्थिति नुकसान होगी। मैं समझता हूं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, माननीय मंत्री लोग हैं, माननीय विधायक लोग हैं, माननीय सांसद लोग हैं, उनको अपने खर्चों पे कटौती करनी पड़ेगी। उनके लिए इतने आलिशान आप कह रहे हैं, देखिए आपको एक बात तो स्पष्ट समझनी होगी जी, बीजेपी रूल्ड स्टेट खासकर वो खुद से खुद फैसला नहीं कर सकते। वो इंतजार करेंगे कि केंद्र सरकार का उनका इशारा क्या मिलता है, तभी जाके वो आगे बढ़ेंगे। ये तो बड़ी स्पष्ट थी है, क्योंकि आपने उत्तराखंड का एग्जाम्पल दिया और देवभूमि डायलॉग एक्सक्लूसिवली उत्तराखंड की बात करता है। जरा मैं उत्तराखंड की भी आर्थिक स्थिति पूरे देश के सामने रख दूं, बहुत अलग नहीं है बाकी राज्यों से। सर, आज के दिन में हमारा पेंशन का बजट 7,602 करोड़ रुपए है। अगर मैं पेंशन, सैलरी और ब्याज को जोड़ दूं तो ये 32,500 करोड़ के आसपास है और आपका 65 से 70,000 करोड़ का बजट है। यानी आधा पैसा आपका केवल 3 मदों में जा रहा है, सैलरी, पेंशन और ब्याज के ऊपर। अब मान लीजिए सर, आपकी अपने स्रोतों से आए, जरा गौर से सुन लें, राज्य की अपने सोर्सेस से आई जो है वो 16,000 करोड़ के आसपास है और उसको इन 3 मदों में 34,000 करोड़ रुपए देना पड़ रहा है। अब मान लीजिए उत्तराखंड जैसा राज्य कल आने वाले दिनों में ओपीएस लागू कर देता है, 2035 में तो इसका दिवालिया निकल जाएगा साहब। अगर ओपीएस की बात सोचने में भी आ गई तो हम इससे बाहर कैसे निकले? देखिए, उत्तराखंड की जो आर्थिक स्थिति के बारे में बजट में आपने जो कहा है, मैं समझता हूं कि इसके साथ साथ अगर आप इसमें जो हमारे विधायक और सांसद जो 3-3 बार मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, अगर इन पे भी बजट की अगर आपके पास अगर एक संख्या होती तो और भी अच्छा रहता है। दूसरी बात, अभी चुनावी मुद्दे के रूप में हमारी जो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे उत्तराखंड सरकार हो, बहुत सारी चीज़ों को जनता के बीच में फ्री में बांटती हैं, तो उनका बजट का लेखा जोखा तो कोई नहीं बताता है। आलम इस बात का है कि हर एक आज की डेट में कर्मचारियों के ऊपर ही उंगली उठाता है, जबकि ऐसा नहीं है। कर्मचारी को सैलरी अगर 80,000 मिलेगा तो मैं समझता हूँ 85,000 वो खर्च भी करता है, किसी का किसी तरीके से टैक्स है, इस तरीके से ये स्थिति है। तो मैं समझता हूं कि हमारे सांसद विधायकों को भी अपने खर्चों में कटौती करनी चाहिए और पेंशन केवल एक इस तरीके का मुद्दा बना दिया है कि ये आर्थिक बोझ है, जबकि ऐसा नहीं है। आर्थिक बोझ और तब बन जाता है कि जब ये प्राइवेट सेक्टर में ये पैसा लगता है और ये शेयर मार्केट पे इसका ये निर्धारण किया जाता है। और हमारा जो कर्मचारी 4th क्लास का कर्मचारी है, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, जो तृतीय श्रेणी का कर्मचारी है, ये इस शेयर मार्केट का रेगुलेटर मैकेनिज्म है। सरकार इन्वॉल्व है साहब। सरकार भी अब तो 14% सरकार दे रही है, 10% आप दे रहे हैं।
और पूरा एक रेगुलेटेड मैकेनिज्म बनाया हुआ है, आप ऐसी चिंता क्यों करते हैं? क्या भारत सरकार आपका पैसा डूबने देगी? कर्मचारियों की मेहनत का पैसा डूबने देगी? आप इतने संशय से क्यों देखते हैं भारत सरकार को? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि अगर मोदी जी एनपीएस में इतना अच्छा विश्वास रखते हैं तो खुद सांसद विधायकों के लिए एनपीएस में डालें और हमें ओपीएस में डालें। हम उसके बाद देखते हैं कि एनपीएस को लेके वो क्यों इतने खुश होते हैं कि या दुखी होते हैं। अपने लिए खुद वो पुरानी पेंशन और हमारे लिए खुद एनपीएस। मैं समझता हूं कि जो देश में जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सत्ता में जो एक बड़ी भूमिका में लोग हैं, प्रजा के लिए और कर्मचारियों के लिए पहले उनके हिस्से में उनको रोटी देनी चाहिए और बट अपनी सर, रोटी को कम करना चाहिए। कोई तो फंड बनाना होगा ना। आज पहले ओपीएस में क्या था, कोई फंड थोड़ी ना था। आप रिटायर्ड होते थे, आपकी आखिरी सैलरी का 50% आपको पेंशन के तौर पे मिलता था, तो वो तो राज्य के बजट से सीधे सीधे जाता था। तो कोई तो फंड क्रिएट करना होगा, कहीं ना कहीं से तो पैसा लाना होगा, तभी तो ये वित्तीय बोझ आप मतलब ये जो वित्तीय है, ये पैसा जो है वो आपको दिया जाएगा। देखिए, आपका कहना बहुत सही है, लेकिन एनपीएस की जो पूरी एक पॉलिसी है, एनपीएस का जो पूरा एक ग्राफ है, वो पूरी तरह से शुरू में कर्मचारियों को बहुत बड़े सपने दिखा के उसको पेश किया गया है, लेकिन उसमें केवल सपने ही हैं, अगर बड़े बड़े रावत सपने साहब हैं। अमेंडमेंट कर दिया जाए एनपीएस में, आप लोगों की कुछ डिमांड हो, उसको अगर रिजॉल्व कर दिया जाए, उसको एड्रेस कर दिया जाए, तो आप मान जाएंगे? या नहीं। ओपीएस से कम में आप कुछ भी नहीं मानने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए? देखिए, हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं राजस्थान सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का, झारखंड सरकार का और हिमाचल सरकार का। आपने अपने राज्यों के एनपीएस कार्मिकों के हित में पुरानी पेंशन आपने उनकी झोली में दिया है, और मैं समझता हूं कि जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत बड़ी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में बड़ी आर्थिक स्थिति की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो कर्मचारी माँ भारती की सेवा में दिन रात लगा हुआ है। पैरामिलिट्री का जवान पूरे बॉर्डर पे दिन रात सेवा दे रहा है, तो मैं समझता हूं तो कि ये मां भारती एनपीएस का आर्थिक बोझ, तौर पे मजबूत एनपीएस का हो, बोझ आप कोई ये ओपीएस का जो प्रेम है वो छोड़ क्यों नहीं देते? देखिए, ये स्वर्णिम काल है और हम उस टाइम आशावादी लोग हैं जब राजस्थान ने पहली सरकार है अशोक गहलोत जी की, उन्होंने एनपीएस को खत्म करके पहला ओपीएस का कानून लेने का एक क्योंकि साहस किया आज था। आज अशोक गहलोत जी पे भार नहीं पड़ेगा, उन पे भी जो भार आएगा, इकोनॉमिकली भार आएगा, वो 12-13 साल बाद आएगा। देखिए, कोई भार नहीं है इसमें। इस चीज को हमारे लोगों को गंभीर चिंतन करना चाहिए, और जितने भी हमारे कर्मचारी लोग हैं वो हर विभाग में, हर पटल पे शिक्षित लोग हैं, और यही उसका लेखा जोखा तैयार बट करते रावत हैं। साहब, आपको एक सवाल कांग्रेस से भी करना चाहिए। आप 2004 से 2014 तक सत्ता में रहे, तब आपका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। ये अचानक इलेक्शन आने से पहले इतना बड़ा हृदय परिवर्तन क्यों हो गया कि आप हमें वोट दो, हम ओपीएस लागू करेंगे? ये तो एक तरह का समझौता है, और इस तरह से एक तरह से आप लोगों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि साहब जो हमारे लिए ओपीएस लागू करेगा हम उसको वोट देंगे। देखिए, उस टाइम क्या था कि देखिए, कोई भी नया प्रणाली आती है, 2004 में ये केंद्र सरकार ने शुरू किया और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2005 को शुरू हुआ। तो जब शुरू में एनपीएस कार्मिकों की संख्या कम थी, और हमेशा सरकार क्या करती है कि बड़े बड़े सपने दिखाती है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, तो ये हमारी 2014 तक संख्या कम थी। हमारे 19-20 में बहुत सारे एनपीएस कर्मचारी रिटायर हो गए। पहले वो दैनिक वेतन भोगी थे, संविदा कर्मी थे, इस तरह थे तदर्थ कर्मचारी थे। तो 2005 में, 2006 में वो परमानेंट हुए, और 19-20 में उनकी 60 साल की सेवा हो गई, तो वो एनपीएस के माध्यम से वो रिटायर हो गए। तो आज की डेट में कई लोगों को 800 रुपये, कई लोगों को 500 रुपये, कई लोगों को 600 रुपये। तो मैं समझता हूँ कई एनपीएस कार्मिक जब बैंक में जाते हैं तो उनके चेहरे से, उनकी मुंह से, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, शर्मिंदगी तो होती है आप कह रहे हैं जी। जो आदमी भारत सरकार की नौकरी करता है, जो राज्य सरकार की नौकरी करता है, वो केवल मां भारती की सेवा कर रहा है। जो सब्जी बेच रहा है, जो सफाई अभियान में लगा हुआ है, जो और काम कर रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, वो मां भारती की सेवा नहीं कर रहा। मैं इस तर्क से कैसे आपके सहमत हो जाऊं, मुझे बताइए। वो भी तो मां भारती की बराबर सेवा कर रहा है साहब, वो भी तो आपकी इकोनॉमी में योगदान दे रहा है। सरकारी सेवाओं को हमारे देश में बहुत एक गौरवशाली भूमिका में देखा गया है, और मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में हमारा देश एक अद्भुत देश है। हमारे देश में रोजगार के नाम पे लोग शिक्षित होते हैं, और मैं समझता हूं इस चीज को और ज्यादा पोषित करना चाहिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को।
अगर यही हाल रहा, सरकारी संस्थाओं में सेवाएं कम करते जाएंगे, विदेशी नीतियों की तरह निजीकरण करेंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारे देश के युवा लिखना पढ़ना भूल जाएंगे। हमारे उत्तराखंड के युवा 40 साल के बाद जब सरकारी सेवा में आते हैं तब शादी करते हैं, इस घर देश बसाते के हैं। शिक्षक कभी सड़कों पर आए कि आप बच्चों को बेहतर क्वालिटी एजुकेशन और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का काम क्यों नहीं कर रहे? इस देश के डॉक्टर कभी सड़कों पर आए कि साहब आप हमारे पेशेंट को लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए? इस स्टेट के बाकी वो लोग कभी आए जो दूसरे लोगों के दर्द के हिसाब से आए? आज अपना दर्द शुरू हुआ तो आप इकट्ठा हो गए, लेकिन कभी उन मुद्दों पे भी आगे आना चाहिए ना, ये एकजुटता दिखनी चाहिए जो भारत से जुड़े मुद्दे हैं। देखिए, उत्तराखंड की बात करें या देश की बात करें, हमारे सभी कार्मिकों ने कोविड जैसी महामारी में जब लोगों की रूह कांपती थी घर से निकलने के लिए, हमारा देश का कर्मचारी तो सड़कों पे था, अस्पताल में था, व्यवस्था पे बनाए हुए था। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जब कभी भी वो कहीं त्रासदी आती है, कहीं भूकंप आता है, कहीं कुछ भी देवी आपदा आती है, यहाँ तक कि सुनामी आया था, तो देश का कर्मचारी मजबूती से आगे उठता है। वो अपना सैलरी का, वेतन का हिस्सा देता है। कई कर्मचारी तो अपना पूरे महीने की सैलरी दे देते हैं। आपने देखा होगा कोविड काल में, आपने चमोली में एक माता जी हैं, उन्होंने अपनी पुरानी पेंशन मिलती थी उनको, तो उन्होंने 10 लाख रुपए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी को याद है नहीं है ये मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन पूरे देश में ये बहुत बड़ी खबर आई थी। ऐसे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी माताओं ने, बहुत सारे बड़ों ने इस तरह से पुरानी पेंशन से हमारे देश देवभूमि डायलॉग ने माता जी को कवर भी किया था, लेकिन वो आप भारत सरकार को ही प्रेरणा लेने के लिए क्यों कह रहे? आप भी तो प्रेरणा ले सकते। इतना बड़ा पैसा उन्होंने क्षण में दान दे दिया। आप भी ओपीएस भूल के एनपीएस को अपना लीजिए। मैं आपसे कहता हूं कि आप ऐसा करेंगे? देखिए, एनपीएस जो है देश में काला कानून है, और ये देश की आज़ादी के बाद ये दूसरा एक मुद्दा है कि इससे हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए। इसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता से और जनप्रतिनिधियों से, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तक, हमारे जो कार्मिक साथी हैं, शिक्षक साथी हैं, वो अपने शिक्षण संस्थानों में अपने पटल पे शारीरिक रूप से तो हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो वहाँ पे नहीं हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है, और ये एनपीएस से भी ज़्यादा घातक है। इस तरीके से, इस रूप से हमारे देश के जनप्रतिनिधियों को, माननीय योगी जी को, माननीय धामी जी को और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को समझना होगा, नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी। चाहे वो चौराहे पे हमारा एनपीएस कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी है, उसका ध्यान हमारे एनपीएस बुढ़ापे के सारे की तरफ है, वो अपनी ड्यूटी सही तरह से थोड़ी कर पाएगा। उसको पता चला कि वो रेड लाइट है और रेड लाइट में ही लोगों को बोलने लग गया कि चलो आप आगे चलो, तो कितना बड़ा नुकसान होगा। हमारा ट्रेन का ड्राइवर है, लोको पायलट है, उसका ध्यान एनपीएस और ओपीएस पे है, तो वो अपनी ड्यूटी कहाँ से कर पाएगा। हमारा डॉक्टर्स है, हमारा नर्सेज है, बहुत सारे जो इस देश की रीढ़ हैं, शिक्षक हैं, तो कैसे हमारे युवाओं को तो अच्छा। आप कह रहे हैं 85 लाख कर्मचारी इन दिनों इसी भाव में खोए हुए हैं कि हमारा ओपीएस कब वापस आएगा, उनका काम में ध्यान कम है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी, मेरी शुभकामनाएं हैं। जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं, जाहिर है उस पर भारत सरकार को विचार करना है, राज्य की सरकारों को विचार करना है। मैंने वो पक्ष भी सामने रखे जो अमूमन सामने आते हैं। आपने बहुत बेबाकी से उन सबके जवाब दिए। आपका बहुत आभार देवभूमि डायलॉग के स्टूडियो में आने के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस खास परिचर्चा को देखने के लिए।